इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि ऋणपत्रों का भुगतान करने के लिए अगर हम डिविजिबल प्रॉफिट या विभाजन योग्य लाभ का उपयोग करते हैं तो हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो कितना बनेगा कि अगर 100% हम आउट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो 100% डिवेंचर अमाउंट का करना पड़ेगा जितना पेमेंट करना है, और अगर 25% करते हैं तो 25% का करना होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में इसमें छूट दी गई है कुछ संस्थाओं के लिए कि ऐसा ये रिजर्व बनाना इनके लिए ज़रूरी नहीं होगा। वो कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो जो इनका ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होते हैं यानी नियंत्रित होते हैं, उनको ये ज़रूरी नहीं है बनाने के लिए DRR अकाउंट। दूसरा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको भी नहीं बनाने होंगे। एक तो क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFIS इसको बोलते हैं, जो RBI से कंट्रोल है, उसके लिए नहीं बनाना है। इसके अलावा जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं रिजर्व बैंक से कंट्रोल होती हैं उसको नहीं बनाना है। बैंकिंग कंपनियां जो हैं उनके लिए DRR अकाउंट नहीं बनाना है, और नेशनल हाउसिंग बैंक के जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो नहीं बनाना है। इसके अलावा ऐसे ऋण पत्रों के लिए भी DRR अकाउंट नहीं बनाना है जिनको 18 महीने के अंदर का पेमेंट करना है। अगर 18 महीने के अंदर का पेमेंट करना है तो उनको ये नहीं बनाना है। और इस DRR अकाउंट का वो क्या करेंगे, कंपनी वाले इस अकाउंट का क्या करते हैं? अगर पूरी तरह से ऋण पत्रों का भुगतान हो गया है तो DRR अकाउंट का बैलेंस जो कि ऋण पत्र भुगतान किया गया है उसका 25% होगा या 100% होगा, उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर 100% नहीं भुगतान किया गया है तो जिस रेशियो में भुगतान हुआ है उस रेशियो में इनका जो है अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है जनरल रिजर्व में। लेकिन जो दायित्व इनकी लायबिलिटी डिवेंचर होल्डर की है उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 10% उसका पेमेंट हुआ हो, तभी ये DRR अकाउंट्स पर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ये क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 का जो शेड्यूल इनका जो 2014 है उसके अनुसार ये अब कंपलसरी कर दिया गया है कि जब ऋण पत्रों का भुगतान जिस ईयर में होगा उस ईयर के प्रारंभ का जो अप्रैल होगा उसका 30 तारीख के अंतर्गत, उसके 30 तारीख के अंतर्गत ऋण पत्रों के भुगतान की रकम के 15% के बराबर इनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, विनियोग करना होगा। ये 15% विनियोग करेंगे और जब ऋण पत्र बेचने भुगतान करने जाएंगे तो उसके ठीक पहले ऋण पत्रों का ये जो विनियोग किया 15% की रकम उसको जो है ये बेच करके रकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 15% की रकम है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ जमा की जाएगी, इसके लिए कुछ शर्तें लगा दी गई। शर्त क्या है ये कि ये किसी अनुसूचित बैंक में जमा कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में, जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज यानी कि बंधक नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनियां कि जितना भुगतान करना है उसका 15% अपना जमा कर देती हैं फिक्स डिपॉजिट में, फिर उस पर लोन ले सकती हैं। तो ऐसा नहीं है ये। दूसरा, और इसके अलावा क्या है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की जो असुरक्षित प्रतिभूतियाँ हैं उसके अंतर्गत कर सकती हैं, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो प्रतिभूतियाँ हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट
कर सकती हैं। और इस तरीके से इनकी ये शर्त लगाई गई है कि कहाँ कहाँ ये करेंगे और इसको कहीं बंधक रख करके ऋण नहीं ले सकते, ये शर्त लगा दी गई है। दूसरा, इसके अलावा देखेंगे कि अगर डिवेंचर इनके कन्वर्टेबल हैं, परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र का मतलब ये होता है कि कुछ पोर्शन भुगतान होगा और कुछ पोर्शन नए अंशों या डिवेंचर में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। तो जितने का भुगतान होना है, जितने का भुगतान होना है उतने का ही इनको 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो परिवर्तनीय होंगे उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, समझ रहे। और इसके आगे का जो अगले वीडियो में देखिएगा, उसमें ये आपको बताया जाएगा कि ऋण पत्रों के शोधन की क्या विधियां हैं, कौन से मेथड हैं। धन्यवाद जी।